कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पुष्पों में होने वाला निषेचन और परागण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फ्लावर में जो फर्टिलाइजेशन होता है और जो पोलिनेशन होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फूलों के पार्ट्स को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि फूल के 4 पार्ट होते हैं और इसके अलावा जो उसके बाहरी जो भाग है, जो वृंत है, पुष्पासन है, वो सब भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिए। आज जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है परागण तथा निषेचन, यानी कि पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। बेसिकली किस तरीके से जो है पुष्पों के अंदर जो है परागण की क्रिया होती है और परागण के बाद निषेचन किस प्रकार से होता है, तो देखते हैं इस टॉपिक को विस्तार से इस वीडियो में। सबसे पहले परागण किसे कहते हैं हम लोग, परागण बेसिकली होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने पिछली वीडियो में, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो जरूर देखा होगा, अगर नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं, बताते हैं। ये वाला जो पीले वाला आपको ये डंडी टाइप का जो दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये होता है पुष्प का नर भाग। और ये जो ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है गोला सा, जिसको अभी हम काला किए हैं, ये होता है यहाँ पे, इसका क्या नाम होता है आपका, पराग कोश। इसका नाम होता है पराग कोश, यानी कि पोलन सेक। इसके अंदर भरा होता है पोलन ग्रेन, यानी कि पराग कण। इस पराग कण का, यानी कि नर भाग का मादा भाग हम बताए थे आपको, ये वाला होता है, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि इसको हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं, बीच वाले भाग को वर्तिका और नीचे वाले भाग को अंडाशय। तो पराग कोश से पराग का वर्तिकाग्र पे पहुंचना, इसी क्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। परिभाषा से देखते हैं कि पुंकेसर में उपस्थित पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। बात तो स्पष्ट हो रहा है सबको। जो ये पराग कोश है, इसके अंदर पराग कण भरा हुआ है, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इस पराग कण का इस वर्तिकाग्र पे पहुंचना, मादा भाग पे पहुंचना, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, परागण कहेंगे। परागण के लिए हमें मतलब पुष्पों को किसी न किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है, अपने आप ये नहीं कर पाएंगे। अपने आप जो पुष्प हैं इस पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने में सक्षम नहीं होते हैं। उन्हें किसी न किसी साधन की या किसी चीज की आवश्यकता होती है जो मदद करे इस पराग कणों को इस वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की। देखते हैं उसके बारे में, वो क्या है। ठीक है, पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो परागण होता है बेसिकली कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होगा, एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्या कहेंगे, अपर परागण को हम लोग कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। ध्यान दीजिएगा इस चित्र की तरफ। यदि किसी फूल के किसी भाग से, यानी कि आप जो यहाँ पे देख रहे पुमंग, यहाँ पे जो पराग कोश है, इसके परागकण यदि इसी के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, या फिर ये जो पौधा है इसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचे। ध्यान दीजिएगा, पौधा हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं अभी। यहां से आपके पराग कोश है, या तो इसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचे या फिर इसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्वपरागण। क्या कहेंगे, स्वपरागण। यानी कि जो आपका पराग कोण है, पुष्प का जो पराग कण है, वो कहां पहुंचेगा, उसी फूल के पराग वर्तिकाग्र पे या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे। इसे हम लोग कहेंगे स्वपरागण। जबकि परपरागण क्या होता है, इस फूल का यहाँ पे जो पराग कोश में जो पराग कण है किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। स्पष्ट हो पा रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि परागण किसे कहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो पराग कण है उसका किसी वर्तिकाग्र पे पहुंचना, किसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, इस प्रोसेस को हम लोग परागण कहते हैं। अगर सेम फूल है, उसी के वर्तिकाग्र पे पहुंच रहा है, या फिर वही पौधा है उसके किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे स्वपरागण।
लेकिन यदि एक फूल से यानी एक पौधे के एक परागकण किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? पर परागण, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन। अब आप यदि कहिएगा कि इन दोनों में फिर अच्छा कौन सा होता है, कौन से क्या बोलते हैं कि परागण से जो नया पुष्प जन्म लेगा या फिर जो क्वालिटी होगा वो बेहतरीन होगा, तो इसमें होता है आपका पर परागण। पर परागण से जो आपका निषेचन की प्रक्रिया होगी, इसमें जो क्वालिटी होगी एकदम बेहतरीन होती है, जबकि स्वपरागण में इतना जो है अच्छी क्वालिटी का हमें देखने को नहीं मिलता है। बेहतरीन कौन सा होगा? पर परागण। बात समझ रहे हैं? बोलो फिर पीछे से, समझ रहे हो तो समझ रहे हो, बोलो कि स्पष्ट आवाज जाएगा। अब भी हम आपको बोले थे कि ये जो परागण की जो क्रिया है, ये जो पुष्प है अपने आप नहीं कर पाते हैं, इन्हें किसी न किसी साधन की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी सहायक की जरूरत पड़ती है जो इनकी मदद कराता है पराग कणों को वर्तिकाग्र पे पहुंचाने के लिए। चाहे वो खुद के वर्तिकाग्र पर पहुंचाए, चाहे किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे, या किसी दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पे, उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है? किसी न किसी साधन की, किसी न किसी साधन की। सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा जो बेहतरीन, सबसे ज्यादा जो इसमें परागण में जो मदद करने वाले कोई अगर होता है, वो होता है कीट। कौन होते हैं? कीट। कीट समझते हैं आप लोग? छोटे छोटे जो कीड़े, समझ रहे हैं? वो क्या करते हैं? उड़ के जाएंगे या किसी फूल पर बैठेंगे, फूल पे बैठेंगे, वहां पे फूल पे अब क्या है, वो अभी आप लोग को बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पे, तो मान लीजिए कि आपका ये मान लीजिए कोई फूल है, अब आके जब इस फूल पे बैठेगा कोई भंवरा चाहे कोई भी कीट, तो उसके पैर यहाँ पे सटेंगे, सटेंगे कि नहीं सटेंगे? अब यहाँ पे जो परागकण है उसके शरीर में चिपक जाएगा। अब किसी दूसरे फूल पर जब वो जाके बैठेगा, तो वहां पे क्या होगा? वो वर्तिकाग्र के आसपास उसके पैर जब सटेगा, शरीर का जो भाग है वो सटेगा, तो क्या होगा? वहां पे ये परागण की क्रिया संपन्न करा देगा। यही तो है कि परागकण कहाँ पहुंच रहा है? वर्तिकाग्र पे। इसमें सबसे ज्यादा मदद कौन करते हैं? कीट। अब कीट जब परागण में मदद करते हैं इस प्रोसेस को, या फिर ऐसे हम क्या नाम देते हैं? एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। परागण की विधि जब कीटों द्वारा होती है, इसे हम क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। क्या कहेंगे? हिंदी में इसे बोलते हैं कीट पर परागण। कीट पर परागण। दूसरा आता है आपका वायु से, यानी जब तेज हवा का झोंका आया, जब हवा तेज बहती है, उस दौरान भी क्या होता है? कुछ परागकण है टूट जाएंगे, हवा में उड़ने लगेंगे, बिखर जाते हैं हवा में, जाके किसी दूसरे फूल के, या फिर किसी दूसरे फूल के किस पे? वर्तिकाग्र पे जाके सट जाएंगे। जैसे ही किसी दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंचे, किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, परागण की क्रिया संपन्न हो गई। यही है ना परागण। तो परागण में दूसरा कौन मददगार होता है आपका? वायु, यानी कि हवा। जब हवा द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है, इसे हम क्या कहते हैं? देखिए, एनिमोफिली। एनिमोफिली, ठीक है। तीसरा होता है जल के द्वारा। किसके द्वारा? ये वाला परागण जो है जलीय पौधों में होता है। किन में होगा? जलीय पौधों। लहर तेज आया, वहां से उठा लिया आपका यहाँ पे परागकणों को, ले जाके किसी के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे छोड़ देगा। समझ रहे हैं? तो जो जल के द्वारा आपका परागण होता है, पोलिनेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। किसमें क्या होता है? हाइड्रोफिली। यानी जलीय पौधों के अंदर जो परागण की विधि होगी किसके द्वारा होगी? जल से होगी। ऐसे हम क्या कहेंगे? कमल का नाम सुने हैं? लोटस। कमल एक फूल है, कमल भी जलीय पौधा है कि नहीं है? इन कमल के अंदर हाइड्रोफिली द्वारा जो है परागण नहीं होता है, जल के द्वारा परागण नहीं होता है, कीटों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है जलीय पौधा।
लेकिन किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा। हालांकि जलीय पौधों के अंदर जो परागण की विधि है किसके द्वारा होती है? जल के द्वारा। लेकिन कमल में किसके द्वारा होती है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछता है, समझ रहे हैं? पता होना चाहिए सबको। इस बालक को क्या बताया जाए क्यों? अगला आता है आपका जूफिली। क्या है? जूफिली। जब कोई जानवर समझते हैं? आपको पता है हाथी भी परागण कराने में मदद करता है। फुलवा का हमको नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, रॉ से कुछ नाम है, रेसिप्रा इसे करके कुछ नाम है। 40 किलो का फूल होता है वो। कितने किलो का? 40 किलो। गाना सुने हैं, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये वाला फुलवा बरसा दो उसके ऊपर, धाए दुए में मर रही। समझ रहे? तो अब ये वाला जो फूल है, अब इसमें जो परागण की विधि होती है, नामों हमको स्पष्ट नहीं, रिप्लेसिया, सही बोल रहे बालक है, ठीक ना? तो इस वाले जो फूल है रिप्लेसिया, अब इसमें जो परागण जो होता है कौन कराएगा? इसमें हाथी के द्वारा होता है। आप लोग भी जब बाग बगीचे में घूमने जाते होंगे जहाँ फूल वगैरह ज्यादा है, ऐसे छूते हुए जाते होंगे ना, तो उसमें परागण आप लोग भी करवा रहे हैं, तो आप लोग भी जो परागण कराएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? जूफिली। हाँ, जंतु द्वारा, जंतु ही है ना आप लोग भी, तो इसे हम क्या कहेंगे? जूफिली। क्या कहेंगे? जूफिली। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? अगला एक और प्रकार है इसमें, पक्षी पर परागण, यानी कि पक्षियों के द्वारा कुछ परागण पक्षी भी कराते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली। क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली। समझ में आए? ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको युग्मक के बारे में यहाँ पे बताते हैं, हम युग्मक किसे कहते हैं। जब आप निषेचन की क्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं? तो उसमें नर भाग और मादा भाग दोनों को संयुक्त होना होता है, दोनों का संलयन होना होता है, दोनों को मिलना होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। तो ये जो नर भाग है जो निषेचन में भाग लेने वाला है, इसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मक। क्या कहते हैं? युग्मक। यही, अच्छा, जो मादा भाग में उसे मादा युग्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? मादा युग्मक। जो नर में उसे क्या कहेंगे? नर युग्मक। निषेचन की क्रिया में जो दो चीजें आपस में मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? मिलेगा जो, उसे युग्मक कहेंगे। जो नर से है उसे नर युग्मक कहेंगे, जो मादा से है उसे हम क्या कहेंगे? मादा युग्मक। जैसे कि यदि हम बात करें मनुष्यों की, तो मनुष्य में नर युग्मक होता है आपका शुक्राणु, और मादा भाग कौन सा होता है? मादा युग्मक अंडाणु। अभी हम पुष्प पढ़ रहे हैं, तो पुष्प में यदि आप लोग ध्यान दिए हैं, अब अलग इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखिए जो पराग कोश के अंदर जो पराग कण भरा हुआ है, ये क्या है? आपका नर युग्मक है। पराग कोश के अंदर जो पराग कण भरा हुआ है, ये क्या है? नर युग्मक है। और जो अंडाशय के अंदर यहाँ पे जो आपको अंडाणु दिख रहा है, ये क्या है? मादा युग्मक है। ये क्या है? मादा युग्मक। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, यानी कि पराग कण और अंडाणु दोनों आपस में जब मिलेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? युग्मनज। क्या कहेंगे? इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं जाइगोट। युग्मकों का मिलना, ठीक है। जब दोनों, अच्छा, ये युग्मक को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग गैमेट्स। यानी जब मेल और फीमेल गैमेट्स जब आपस में मिलते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है? जाइगोट का, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। युग्मक जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? अब जब ये दोनों मिल गए हैं, दोनों एक हो गए हैं, अब धीरे धीरे क्या करते हैं? वृद्धि करने लग जाते हैं, विकास करने लग जाते हैं।
और यही वृद्धि करके किसका रूप ले लेते हैं? भ्रूण का, यानी कि एम्ब्रो का। किसका रूप ले लेते हैं? इसी एम्ब्रो के अंदर जो भी इनका युग्मनज है वो वृद्धि करता है, विकसित होता है। बात समझ रहे हैं? यदि मनुष्यों की बात करें तो इसी के भ्रूण के अंदर क्या होता है, जब आपका नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिल जाते हैं, संलयन हो जाता है, युग्मनज का जब निर्माण हो जाता है, तो इसी भ्रूण के अंदर क्या होते हैं, वो वृद्धि होती है, विकसित होता है, और इसी के अंदर जो बच्चा 9 महीने तक, जो कहा जाता है कि मनुष्यों के अंदर जो गर्भकाल होता है 9 महीने का होता है, वो बच्चा 9 महीने तक यहीं भ्रूण में रहता है और यहीं पे विकसित होता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? अभी देखिए पुष्प के अंदर कैसे होता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे अभी। अच्छा, ये हमारे संस्थान की ऑफलाइन क्लासेज है। इसका टाइमिंग है कि कब से कब तक आपकी जो है यहाँ पे क्लासेज चलती है। तो सबसे पहला क्लास आपका जो सुबह 5:30 बजे इंग्लिश बैच, 5:30 से 6:30, और 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक मैट्रिक क्लास का, 10th क्लास का। इस समय आप लोग मैथ और साइंस पढ़ते हैं। इसके बाद 8 बजे से लेकर 9 बजे तक वर्ग 9 की क्लासेस चलती हैं, ठीक है। इसके बाद जो इंटरमीडिएट की जो क्लासेस चलती हैं सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। 12:30 बजे जो क्लासेस यहाँ पे खत्म होती है इंटरमीडिएट की, उसके बाद आप लोग को दोबारा बुलाया जाता है 10th क्लास को। और ये आपका जो क्लास है 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है 8 की क्लासेस आपकी चलती हैं। अभी ये टाइमिंग जो है 3 बजे चल रहा है, दोबारा ये 2:30 बजे हो जाएगा। इसके बाद जो है 4 बजे के बाद जो अगली क्लास आती है 4 से 5 तक की होती है आपकी क्लास 6 और 7। और कंप्लीट का जो ऑफलाइन बैच का जो आखिरी क्लास होता है शाम 5 बजे से 6 बजे तक वर्ग 8 का, ठीक है। तो यदि आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगा कोचिंग का, संपर्क सूत्र के साथ आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। ये जो टाइमिंग थी यहाँ की। आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमें क्या पढ़ना था? निषेचन। क्या पढ़ना बाबू? निषेचन। परागण पढ़ रहे हैं आप लोग। परागण में क्या हुआ है, यहाँ पे परागकण आ गए हैं। परागकण कहाँ पहुंच गए हैं? वर्तिकाग्र पे। यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ तक के प्रोसेस को हमने क्या कहा था? परागण, यानी कि पोलिनेशन। पोलिनेशन तक आप लोग पढ़ लिए। अब आगे का देखिए। जैसे ये परागकण कहाँ पहुंचे हैं? वर्तिकाग्र के पास। अब यहाँ पे इसका कुछ सिस्टम कह लीजिए या कुछ क्षमता कह लीजिए, मात्र 2 गो परागकण जो अंदर प्रवेश करेगा। कितना परागकण बाबू? 2 गो। अब बाकी सब बाहर रह जाएगा। कितना परागकण अंदर प्रवेश करेगा? 2 गो। परागकण इंद्र युग्मक है, बताए थे अभी। अब ये क्या होगा? धीरे धीरे नीचे खसकने लगेगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा। किस नली से जाएगा? पराग नली से। इसको नीचे लेके जाने के लिए भी एक नली है जिसका नाम क्या है? पराग नली है। अब ये पहुंचेगा कहाँ बाबू? मादा युग्मक यानी कि अंडाशय में। अंडाशय में क्या है यहाँ पे? अंडाणु। अंडाशय में क्या है? अंडाणु। अब यहाँ पे जाके पहुंचेगा आपका अंडाशय में। और जब ये नर युग्मक यानी कि परागकण और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु, जब ये दोनों मिलेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इधर देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक को संलयन के लिए संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। परागकण क्या करते हैं? वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद वर्तिकाग्र की सतह से पोषक पदार्थ अवशोषित करके पराग नलिका विकसित करता है। ये पराग नलिका वृद्धि करके वर्तिका से होते हुए बीजांड में प्रवेश करते हैं। पराग नलिका को नर युग्मक निकलकर बीजांड में, बस वही सेम चीज लिखा हुआ है। आगे देखिए इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे कितने परागकण पहुंचे थे आपके? 2 गो। कितने परागकण पहुंचे हैं? 2 गो। और यहाँ पे अंडाणु कितने रहते हैं बाबू? मात्र 3 गो। परागकण कितने आए हैं? 2 गो। और अंडाणु कितने रहेंगे? 3 गो। बहुत नाइंसाफी है। यहाँ पे अब देखिए क्या होता है, एक परागकण और एक होता है आपका यहाँ पे अंडाणु।
एक परागकण और एक अंडाणु संलयन होकर यानी कि मिलकर निषेचन की क्रिया कर देंगे। क्या क्या कर देंगे? निषेचन की क्रिया कर देंगे। एक परागकण और एक अंडाणु, बोल नहीं रहे आप लोग का ध्यान कहीं और जा रहा है। एक परागकण और एक अंडाणु मिलकर क्या कर लेंगे? निषेचन। बचा क्या? एक परागकण और ये दूगो बचा है ना, तो ये इसके बाहर और ये भी संयुक्त हो जाएंगे और ये क्या करेंगे? निषेचित जो हुआ है उसको भोजन प्रदान करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे और इसको भोजन प्रदान करने के लिए पोषक तत्व बना देंगे। बात समझ रहे हैं? ये दूगो मिले तो यहाँ से क्या बनेगा? आपका निषेचन होगा और ये तीन को आपस में मिलके क्या करेगा? इन दोनों को भोजन मतलब उपलब्ध कराएगा, ये इसका भोजन बन जाएगा। इस प्रकार क्या होता है, इसका जब समय पूरा होगा तो ये पूरी तरीके से इन तीनों को खा चुके होंगे। ये जो निषेचन हुआ था ये वृद्धि कर चुका होगा भ्रूण का रूप लेके। भ्रूण भी जब वृद्धि कर लेगा तो आगे जो इनका अगला प्रोसेस है, हम आपको पहले ही बताए थे कि निषेचन के बाद पुष्पों में क्या होता है? फल का निर्माण होता है। तो ये क्या करेंगे? फल का निर्माण कर देंगे। तो इस प्रकार पुष्पीय पौधों के अंदर जो होता है जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। समझ आ रहा है सबको? और उसके फल स्वरूप क्या बनाते हैं? फल बनाएंगे। इसके फल स्वरूप ये क्या बनाएंगे? फल बनाएंगे। फूल से क्या बन गया? फूल से फल बनाने के लिए देखिए इतने सारा प्रोसेस है। समझ में आया सबको? किसी को कोई भी दिक्कत है यहाँ पे? और कुछ भी बताना था आपको इससे संबंधित? थैंक यू। आगे नहीं बताना है, बिल्कुल बताना है। ये ठीक है। यहाँ पे दो परागकण आए थे, अंडाणु कितने थे? तीन। ठीक ना? सेम ये उसी तरीके से होता है, सेम उसी तरीके से होता है जैसे कि आप लोग जो अंडा खाते हैं तो अंडे का जो पीले वाला भाग होता है उसके अंदर क्या होता है? यही डेवलप होके बाद में चूजा का रूप लेता है और ये जो बाकी भाग होता है सिर्फ इसके लिए प्रोटीन होता है, जो चूजों के खाने के लिए होता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है। जो दो को पहले एक परागकण और एक अंडाणु जो निषेचित हुए थे वो मान लीजिए ये वाला भाग है और बाकी जो ये तीन को है ये क्या बन गए हैं? इसके लिए जो जैसे यहाँ पे प्रोटीन था वैसे इनके लिए यहाँ पे बना हुआ है कि इसके लिए भोजन का व्यवस्था कराएगा। एक चीज और पूछता है इसमें, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड, इन तीनों से ही संबंधित पूछता है, ये ध्यान दीजिएगा। हैप्लॉइड का मतलब होता है एगो। हैप्लॉइड का मतलब क्या होगा? डिप्लॉइड का मतलब होगा दूगो और ट्रिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड। अब आप लोग बताइए युग्मक किस में आएगा? किस में आएगा? हैप्लॉइड में। चाहे आप नर युग्मक का बात कीजिए वो भी अकेला है, मादा युग्मक का बात करेंगे वो भी अकेला है, तो ये किस में आएगा? हैप्लॉइड में। किस में आएगा? युग्मनज किस में आएगा? डिप्लॉइड में। ये किस में आएगा? कहां से कि यहाँ पे नर और मादा दोनों क्या हुए हैं? मिल गए। और जब हमने बताया था यहाँ पे अंडाशय में जब ये तीन को मिले थे, आपका दो गो अंडाणु और एक गो परागकण मिले थे ना जो भोजन की व्यवस्था करा रहे थे उसके लिए, अब ये किस में आएंगे? ये ट्रिप्लॉइड में आएंगे। किस में आएंगे? ट्रिप्लॉइड में। समझ में आया सबको? विज्ञान को, गणित को या अन्य भाषाओं को इसी तरीके से आसान भाषा में पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए वर्ग 6 से अगर आप इंटरमीडिएट तक पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी भी विषय को आसान भाषा में पढ़ने के लिए और सीखने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़े। आप एक बार जुड़कर देखिए, आपको मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।